हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर, डायरेक्टर ऑफ एमसीसी क्लासेस। आपके लिए, आप सभी एमपी के उन बच्चों के लिए जो पीएनएसटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं टॉप क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर के आ रहा हूं। देखिए बेटा, जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास सबसे पहले सिलेक्टेड टॉपिक्स होना चाहिए जिनके अंदर से बेहतरीन क्वेश्चन उनके पास हो, ठीक, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी पढ़ाई हो। यदि आप मार्केट से कोई गाइड ला करके पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेबस टू सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन संभव नहीं। तो आपके सिलेक्शन की जवाबदारी ले रहा है एमसीसी क्लासेस, कि आप एमसीसी क्लासेस से जुड़ जाइए यूट्यूब पर, ठीक, और वो निरंतर आपकी जो तैयारी है वो कराता रहेगा। और याद रखिएगा, यदि आप हमारे साथ मेहनत करेंगे, हमसे जुड़ के मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको जो सफलता है वो मिलेगी। इस उद्देश्य के साथ हम आपके लिए लेकर के आए हैं, आप सभी एमपी के बच्चों के लिए लेकर के आए हैं एमपी पीएनएसटी एग्जाम की टॉप क्वेश्चन सीरीज, जो हमारे एमसीसी क्लासेस ऐप पर उपलब्ध है, यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, एमसीसी क्लासेस पर, एमसीसी क्लासेस चैनल पर, ठीक। यदि आपका सपोर्ट रहा, आपका साथ रहा, तो हम हर सब्जेक्ट के लिए टॉप क्वेश्चन की जो सीरीज है वो लेकर के आएंगे बेटा, ठीक है। तो फिलहाल में आपको ये टॉप क्वेश्चन की सीरीज आज जो मिल रही है, डेली मिलेगी, लेकिन आज जो मिल रही है वो है जूलॉजी के पहले यूनिट के लिए, जो कि है किसको लेकर के, तो याद रखिएगा ये है टिश्यू को लेकर के। तो आइए, 25 क्वेश्चन की ये सीरीज है। मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा, यदि सभी बच्चों को हमारी ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें। और यदि बहुत अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दूसरों को तो शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉप क्वेश्चन की सीरीज, जो कि जिसका एक वीडियो पहले आ चुका है, ये सेकंड वीडियो है, और ये हम लेकर के आ रहे हैं किसके लिए, तो ये जूलॉजी के पहले यूनिट के लिए लेकर के आ रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं इस सीरीज में पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बेटा, वो कौन सा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, आंत में विलाई का कार्य है। सभी बच्चे एक खाली पेज निकाल लें और 1 से 25 तक के अंक लिख लें, और उसके बाद निशान लगाते जाएं। उनके कितने सही हो रहे हैं मेरे बताने के पहले आपको अपना उत्तर चूज कर लेना है, ठीक है, और सही और गलत का निशान लगाना है। फिर लास्ट में आपको यूट्यूब पर मैसेज भी करना है कि सर मुझे इतने नंबर मिले। यदि आपको मान के चलो कि नंबर जो है कम आ रहे हैं, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं कि सर नंबर मैं कैसे इंक्रीज करूं, तो फिर मैं आपको सजेशन दे सकता हूं। चलिए, तो आंत में विलाई का क्या कार्य है। आंत में विलाई का कार्य अपने को बताया गया है, क्या वो भोजन का अवशोषण करते हैं, क्या भोजन की अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं, क्या आंतरीय गतियों का नियमन करते हैं, कि भोजन की गति में रुकावट डालना इनका काम है, ठीक है ना। आप अपने आंसर को चूज कर लीजिए, कौन सा उत्तर होगा। 30 सेकेंड एवरेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपने टिक लगा लिया होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत ही आसान था। आंत के विलाई जो होते हैं ये अवशोषण का काम करते हैं, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था आप सभी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कॉलम 1 में दिए गए सरल उपकला ऊतकों को कॉलम 2 में दिए गए उनकी उत्पत्ति के स्थान से सुमेलित कीजिए और सही युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। तो हमें कुछ उपकला ऊतक दिए गए हैं, इन उपकला ऊतकों को पहचानना है कि ये कहां पर पाए जाते हैं, ठीक। तो यहां पर उसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, सही कॉलम हमें मैच करना है, सही कॉलम हमें मैच करना है, ठीक। तो ये हमने सेट कर लिया। अब आप देखिए कि सही इसमें से कौन सा होगा, क्या होगा सही। सबसे पहली बात तो यहां पर आप अपने हिसाब से आंसर को मैच कर लें कि सही क्या होगा। पहले आप अपने हिसाब से आंसर को मैच कर लें। जैसे शल्की, ये कहां पर पाया जाएगा, रक्तवाहिनियों में पाया जाएगा, ये रक्तवाहिनी में पाया जाएगा। शल्की उपकला ऊतक कहां पर पाया जाता है बेटा, रक्तवाहिनी में पाया जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद तो आप यहां पर ये चेक कर लीजिए कि पहले का चौथा कहां दिया है, तो आपको ऑटोमेटिक जानकारी हो जाएगी पहले का चौथा। तो आप देखेंगे पहले का चौथा 3 जगह पे है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए।
अब बचे 3, ठीक है ना। दूसरे को मिलाते हैं, पहले का चौथा, दूसरे को मिलाते हैं, तो जो घनाकार है, अब देखते हैं घनाकार। तो घनाकार जो है बेटा ये पाया जाता है कहां पर, एक मिनट पहले मिलाते हैं। हाँ, घनाकार शल्की वाला हो गया चौथा, और घनाकार आएगा कौन सा बेटा, अंडाशय में। घनाकार उपकला ऊतक कहां पर पाए जाते हैं, जनन में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, अंडाशय में। एक बार चेक करते हैं कि बी का जो है वो तीसरा कहां पर उपस्थित है। देखिए जरा, तो बी का तीसरा 2 जगहों पर है। बी का तीसरा कहां पर है, 2 जगहों पर है। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं, बी का तीसरा 2 जगहों पर है, तो भाई इसका मतलब यह है कि हमारा सी भी गलत हो गया। ए और बी तो पहले से गलत था, सी भी गलत हो गया। अब बच गए ये दोनों, जहां पर ए कॉमन है, बी कॉमन है, सी भी कॉमन है। अंतर हमें बताएगा या तो डी, या तो कौन बताएगा, ई। तो चलो डी के पास चलते हैं, डी के पास चलते हैं। तो डी कौन है बेटा, पक्षमाभी उपकला ऊतक। अब पक्षमाभी उपकला ऊतक इसमें से कौन सा है, अपने को ये चेक करना। 2 अपने क्लियर हो चुके हैं, एक ये रक्तवाहिनी और एक ये अंडाशय, ये क्लियर हो चुका है। क्या वो डी के हिसाब से दूसरा, क्या वो पक्षमाभी उपकला ऊतक ट्रैकिया में पाया जाता है या फिर वो ब्रैंक्यूल्स में पाया जाता है, ठीक है ना। ये 2 बचे हुए। तो सीधी सी बात है, मैं आपको राइट आंसर क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि शल्की उपकला ऊतक जो होता है वो तो रक्तवाहिनियों में पाया जाता है। घनाकार उपकला ऊतक जनद मतलब अंडाशय में पाया जाता है। पक्षमाभी उपकला ऊतक कहां पर पाया जाता है बेटा, ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है ना। ये 3 यदि मैच कर लें आप, ठीक है ना, तो 2 तो अपन ने पहले मैच कर लिए थे कि इनमें से कौन सा गलत होगा। तो देखिए डी का 5वां कहां पर दिया है, इसमें दिया है। इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। ई नंबर इसका राइट ऑप्शन है, ई नंबर इसका जो है वो राइट ऑप्शन है, याद रखिएगा। सी का पहला दिया है, इसका मतलब ये हुआ सी का पहला। स्तंभाकार जो है वो कहां पर पाए जाते हैं बेटा, स्तंभाकार आंतरिक ग्रंथियों में पाए जाते हैं, ठीक। तो इसमें कौन सा नंबर आएगा, इसमें आएगा ई नंबर। प्रश्न को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसके अंदर से खाली 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। सल्की पाया जाएगा रक्तवाहिनी में, घनाकार पाया जाएगा अंडाशय में, स्तंभाकार कहां पर पाया जाएगा, आंतरिक ग्रंथियों में, पक्षमाभी कहां पर पाया जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में, कूट स्तरित जो है वो निश्चित बात है ट्रैकिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिन्होंने दूसरे के ई नंबर पे टिक लगाया है उनका राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही सरल क्वेश्चन। ऊंट का कुबड़ बना होता है, ऊंट का कुबड़ जो है वो बना होता है किस ऊतक का, ये हमसे पूछा गया है। क्या वो कंकाली ऊतक का बना होता है, पेशी ऊतक का बना होता है, उपास्थि का बना होता है, या फिर वो वसा ऊतक का बना होता है, ठीक है ना। अपने आंसर पे टिक लगा लीजिए, आपका आंसर जो भी हो टिक लगा लीजिए। और हम इस प्रश्न को ज्यादा समय नहीं देंगे, बहुत ही सरल है। यहां पर आएगा वसा ऊतक, ठीक। तो यहां पर वसा ऊतक पे जिन बच्चों ने टिक लगाया उनका बिल्कुल सही होगा, बाकी लोगों का गलत हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी। ये देखिए क्या लिखा है, इसमें बहुत सारे लोग गलत करेंगे। किसी संक्रमित स्थान पर स्थानीय शोथ, लालिमा, वेदना, ऊष्मा कुछ रासायनिक पदार्थों के कारण होती है। मतलब यह हमें बता रहा है एलर्जी के बारे में। यदि कोई स्थान हमारा संक्रमित है, ठीक, संक्रमित मतलब कोई अंग हमारा प्रभावित हो चुका है, त्वचा का कोई हिस्सा प्रभावित हो चुका है, यदि उसमें स्थानीय शोथ मतलब सूजन है, लालिमा मतलब वो लाल पड़ गया है, वेदना मतलब दर्द भी है, और उसमें कुछ जलन टाइप की हो रही है, उसमें कुछ जलन हो रही है, तो कुछ रासायनिक पदार्थों के कारण होती है। तो ये रासायनिक पदार्थ कौन से, जिसके कारण से ये सब देखने को हमें मिलता है। तो सीधी सी बात है, ये प्रदर्शित कर रहा है किसको बेटा, ये प्रदर्शित कर रहा है एलर्जी को। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, एलर्जी को प्रदर्शित कर रहा है, राइट। और एलर्जी याद रखिएगा, और जो एलर्जी है वो किसके कारण से होती है, निशान आपने लगा लिया होगा अपना, आपका निशान लगा लीजिए। एलर्जी किस कारण से होती है बेटा, तो एलर्जी होती है याद रखिएगा हिस्टामिन के कारण से। हिस्टामिन 2 जगहों पे है, पहला और तीसरा। हिस्टामिन 2 जगहों पे है, पहला और तीसरा। तो या तो पहला सही होगा या तो तीसरा सही होगा। अब हिस्टामिन के साथ एक दूसरा पदार्थ दिया कंफ्यूज करने के लिए, प्रोस्टाग्लैंडिस, ग्लैंडिंस या फिर सेरोमिन, ठीक। हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिंस या हिस्टामिन और सेरोमिन। तो इसका सही आंसर आप सभी बच्चों को मैं बता दूं, पहला और तीसरा में से बेटा पहला सही होगा। हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये एलर्जी
एलर्जिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ होते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें पहला नंबर सही आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। मैट्रिक्स में पाई जाने वाली अस्थि कोशिकाएं कहलाती हैं। मैट्रिक्स में पाई जाने वाली अस्थि कोशिकाएं कहलाती हैं, या ऐसी कोशिकाएं जो मज्जा कोशिकाओं का रखरखाव करती हैं, क्या कहलाती हैं? यह क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इसमें लिखा कॉन्ड्रोक्लास्ट, दूसरे नंबर पर है ऑस्टियोक्लास्ट, तीसरे नंबर पर दिया है ऑस्टियोब्लास्ट, चौथे नंबर पर दिया गया है ऑस्टियोसाइट। अपने क्वेश्चन पे टिक लगा लीजिए, बहुत ही सरल। यहां पर मैट्रिक्स में पाई जाने वाली अस्थि कोशिकाएं, तो याद रखिएगा अस्थियों में पाई जाने वाली कोशिकाएं इनमें से, अस्थि में पाई जाने वाली कोशिकाएं इनमें से कॉन्ड्रोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स, इनमें से एक ही है। पढ़ने वाले बच्चों को विशेष रूप से पता है कि ये है ऑस्टियोसाइट। ऐसी कोशिकाएं जो मज्जा कोशिकाओं का रखरखाव करती हैं, क्या कहलाती हैं? तो याद रखिएगा ये कहलाती हैं क्या? ऑस्टियोसाइट्स। ओके, चलिए टिक लगा लिए होंगे आपने, बहुत ही आसान। ऐसी कोशिकाएं जो मज्जा कोशिकाओं का रखरखाव करती हैं, बिल्कुल सही बात है। मज्जा कोशिकाएं कहां पर पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा अസ്ഥियों में पाई जाती हैं, और अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? ऑस्टियोसाइट्स कहलाती हैं। बहुत सिंपल था ये भी। आगे चलते हैं, देखिए कौन सा आया है। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपके सामने आया है, और ये कई बार पूछा गया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इस तरफ दिए हैं ल्यूकोसाइट के प्रकार, और इस तरफ दिए हैं उनके कार्य। ल्यूकोसाइट के प्रकार और इस तरफ दिए गए हैं उनके कार्य, ठीक है। तो हम देखना चाहेंगे कि यहां पर कौन सा ऑप्शन किस बच्चे का सही है। सबसे पहली बात तो आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए कौन सा सही है। इस तरफ ल्यूकोसाइट के प्रकार दिए गए, मतलब WBCS के प्रकार, और इस तरफ उनके कार्य दिए गए। तो कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से यहां पर सही होना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, ठीक। एक बार चेक कर लीजिए, अपने आंसर को आप सेट कर लीजिए कौन सा सही है। बहुत बड़ा पेज बना है इसका, तो ये एक साथ नहीं आ पा रहा है। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स का कौन सा होगा? बेसोफिल्स का क्या होगा? एसिडोफिल्स का क्या होगा? मोनोसाइट का क्या होगा? लिम्फोसाइट का क्या होगा? ठीक है, एक बार अपना ऑप्शन मतलब बना करके आप क्या कहना चाहिए पेपर पर लिख लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपके सामने ऑप्शन लेकर के आ रहा हूं, फिर मैच कीजिएगा सही कौन सा है। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। ये देखिए, ऑप्शन चूज कर लीजिए, क्या वो ए होगा, क्या वो सी होगा, कि वो बी होगा, या फिर वो डी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा वो, एक बार चूज कर लीजिए आप। ठीक, चूज कर लिया आपने, देख लीजिए, फिर मैं आपको सही जानकारी इसकी दे देता हूं कि सही आंसर इसमें क्या होगा। सबसे पहली बात तो न्यूट्रोफिल्स जो है वो है सफाई करता, तो एक आएगा तीसरा, एक आएगा तीसरा। तो तीसरा यहां पर दो में है, मतलब ये दोनों गलत हैं, इन्हीं दोनों में से कोई एक सही है। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे के पास। दूसरा देखो आप, ये सही है। फिर इसके बाद आओ बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का काम है हेपेरिन और हिस्टामिन का स्रावण, तो बी का पहला देखो किसमें सही है? बी का पहला इसमें सही है। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि इसका कौन सा नंबर सही होगा बेटा? इसका सही आंसर होगा कौन सा? पहला। इसका सही आंसर कौन सा होगा? पहला। इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं, यदि आपको दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन आ गए अपने पास पूरे, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स का आपको मिलेगा कौन सा? तीसरा, ठीक है ना, बेसोफिल्स, हेपेरिन, हिस्टामिन। तो इसका मतलब इसका कौन सा पहला आंसर जो है वो सही आएगा। क्लियर है? ठीक है, पहला सही आएगा, बाकी सबके कार्य आप मैच कर सकते हैं। मतलब इतनी आसानी से हम मिलान कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं, कोई भी एक आपको करेक्टली पता होना चाहिए, फिर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, रुधिर वाहिनियों में रुधिर का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? रुधिर वाहिनियों में रुधिर का जो स्कंदन है
वो किसकी उपस्थिति के कारण होता, किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता? हमारी रक्त वाहिनियों में बहने वाला रक्त कभी भी नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? उसके पीछे क्या रीजन है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, क्योंकि हमारे रक्त में उपस्थित होता है कौन? निशान लगा लें, हमारे रक्त में होता है हिपेरिन। याद रखिएगा, हिपेरिन के कारण से हम कहेंगे जो रक्त का थक्का वो नहीं जमता। बाकी विटामिन के कारण जमता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन के कारण जमता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण जमता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। विटामिन के, ये तीनों चीजें हमारे रक्त में पाई जाती हैं। विटामिन के बाहर से हमारे शरीर में जाता है भोजन के माध्यम से, याद रखिएगा, बाकी ये रक्त में ही होते हैं, ठीक है। तो सही आंसर यहां पर हिपेरिन। हिपेरिन के कारण से रक्त का जो थक्का है हमारी रक्त वाहिनियों में नहीं बनता, बाकी सभी के कारण से बनता है। अगला क्वेश्चन लेकर के हम आ रहे हैं आपके सामने, ये आ गया, देखिएगा, रुधिर कणिकाओं के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही सरल क्वेश्चन। रुधिर कणिकाओं के बनने की क्रिया, या इसी को हम कह सकते हैं रक्त के बनने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? तो रुधिर कणिकाओं के बनने की क्रिया या रक्त के बनने की क्रिया बहुत ही आसान, ये हमारे लिए कहलाएगी क्या? हीमोपोएसिस। हीमोलिसिस रक्त कणिकाओं के विघटन की क्रिया है, मतलब रक्त के विघटन की क्रिया, लेकिन हीमोपोएसिस जो है वो रक्त के निर्माण की क्रिया है, ठीक है। निशान लगा लिया होगा आपने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने कौन सा आ रहा है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। क्वेश्चन एक बार मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको छोटा कर लेते हैं, ये छोटा कर लिया हमने। प्रश्न कह रहा है निम्न प्रदर्शित आरेखों को देखकर सही रक्त समूह एवं डोनर कंपैटिबिलिटी की पहचान कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रदर्शित आरेख को देखकर सही रक्त समूह एवं डोनर कंपैटिबिलिटी की पहचान कीजिए, ये कह रहा है। मतलब डोनर कौन है इसमें अपने को ये बताना है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी से लिया गया है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। निम्नलिखित प्रदर्शित आरेखों को देखकर सही रक्त समूह एवं डोनर कंपैटिबिलिटी की पहचान कीजिए। तो देखो डोनर कौन होता है? डोनर कौन होता है? ओ। अब देख लो यहां पर बताया गया है कि ए, निशान लगा लो, पहले आप निशान लगा लो सही कौन सा है, फिर हम बता रहे हैं आपको। हमें पहचानना है रक्त समूह में डोनर पहचानना है, दाता। दाता कौन होता है? ओ। दाता कौन होता है? ओ। चलो चेक करते हैं कहां पर। देखो यहां पर ए को दाता बताया गया है, ये गलत है। यहां पर देखो ओ को दाता बताया गया, ये सही है। यहां पर बी को दाता बताया गया, गलत है। यहां पर देख लो ए बी को दाता बताया गया, ये भी गलत है। बी को भी दाता बताया गया, गलत है। यहां पर ये राइट आंसर है। ओ बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ए को भी दे सकता है। कारण आप सभी को पता है, ठीक है ना, कारण आप सभी को पता है। ओ में कोई भी क्या नहीं पाया जाता? एंटीजन नहीं पाया जाता, इसी कारण से यहां पर वो सभी को रक्त दे सकता है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात मनुष्य में कितना होता है? निशान लगा लीजिए अपना सही। क्या वो अनुपात 6:1 होता है? क्या वो अनुपात 60:1 होता है? क्या वो 600:1 होता है? या वो 6000:1 होता है? सही आंसर होगा यहां पर आरबीसीएस और डब्ल्यूबीसीएस का अनुपात यहां पर होगा 600:1। एक्चुअल में वो होता है 700:1, 700:1, लेकिन यहां पर इससे मिलती जुलती वैल्यू 600:1, तो हम इसी के साथ जाएंगे। ओके चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। निशान लगा लिए होंगे आपने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एलर्जिक क्रिया के दौरान रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। एलर्जिक क्रियाओं के दौरान रक्त कोशिकाओं की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। एलर्जिक क्रियाओं, जब भी कोई एलर्जिक क्रिया हमारे मतलब हमारे शरीर में होती है, जैसे कि बोला गया है एस्थमा, जैसे कि छींकना, जैसे कि शरीर पर दाने आना, त्वचा का लाल पड़ना, खुजलाहट होना, ठीक है ना। जब भी कोई एलर्जिक क्रिया हमारे शरीर में होती तो उस दौरान हमारे शरीर में मतलब जो रक्त कोशिकाएं हैं उनकी संख्या बढ़ जाती, ठीक है। तो इसके पीछे किसका मतलब कौन सी रक्त कणिका है, ठीक है ना, इसका उसका कारण क्या है? क्या वो न्यूट्रोफिल्स है, क्या वो बेसोफिल्स है, क्या वो लिम्फोसाइट है, या फिर वो इओसिनोफिल्स है? निशान लगा लीजिए आप।
चलिए मैं बताता हूं आपको, न्यूट्रोफिल्स तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है, न्यूट्रोफिल्स तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है, न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो किसकी भांति काम करती है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, सफाईकर्ता की भांति काम करती। बेसोफिल सेपेरिन हिस्टामिन का श्रावण करती। लिम्फोसाइट जो होती है वो क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो ये तीनों काम इसके नहीं है, तो हम कहेंगे ये तीनों क्या है, गलत है। सही आंसर क्या है, इयोसिनोफिल्स। WBCS का एक प्रकार है इयोसिनोफिल्स, और यही एलर्जिक क्रियाओं के दौरान रक्त कोशिकाओं की, मतलब इन्हीं रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। याद रखिएगा, एलर्जिक क्रियाओं के दौरान किनकी संख्या बढ़ जाती है, तो एलर्जिक क्रियाओं के दौरान इयोसिनोफिल्स नाम की WBCS की जो संख्या वो बढ़ जाती है। न्यूट्रोफिल्स की नहीं बढ़ती, बेसोफिल्स की नहीं बढ़ती, लिम्फोसाइट्स की नहीं बढ़ती। याद रखिएगा, क्योंकि एलर्जिक क्रियाओं का जो प्रतिरोध है वो बाहर से रहता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये सब बाहर से जब कोई रोगजनक हमारे शरीर में प्रवेश करता तभी अपना काम शुरू करती हैं, लेकिन इनका काम एलर्जिक क्रियाओं के दौरान देखा गया है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को पकड़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सरल। हृदय से निकलने वाले कुल रक्त का कितने प्रतिशत वृक्क को जाता है। हमारे हृदय से जब रक्त को पूरे शरीर में पंप किया जाता है तो हमारे शरीर के हर अंग में जाने वाले रक्त की मात्रा नियंत्रित होती है। मस्तिष्क में कितना जाएगा, हमारी किडनी में कितना जाएगा, हमारे फेफड़े में कितना जाएगा, हर अंग में जाने वाले रक्त की जो मात्रा बेटा वो एकदम नियंत्रित होती है। तो इसमें पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत रक्त जो है वो किडनी में जाता है, मतलब रक्त में जाता है। 25, 50, 75, 40, अपना ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर जो है बेटा वो है क्या, 25%। 25% मात्रा जो है वो कहां पर जाती है, वो हमारे किडनी में जाती है। ठीक, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, आप और बेसिक से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन को तो आप बता ही जा रहे हैं, लेकिन बेसिक से आप तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MCC क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा। MCC क्लासेस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे PNST जो कोर्स है इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। आप हमारे PNST कोर्स से जुड़ सकते हैं, और मैं आपको बता दूं इस कोर्स से जुड़ने के बाद निश्चित रूप से आपको सफलता मिल सकती है। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर सॉल्व करवाए जाते हैं, बेसिक से नॉलेज दिया जाता है। यदि आप वाकई में सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लीजिए, एक बहुत अच्छा आंसर आपके क्वेश्चन आपके सामने आया है जिसका आंसर आपको देना है, और वो है कि रक्त का पीएच निम्न के अनुपात के संतुलन के द्वारा नियंत्रित रहता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे शरीर का जो रक्त का पीएच है वो 7.4 होता है, और ये 7.4 क्यों होता है उसके पीछे रीजन है लैक्टिक अम्ल तथा पायरुविक अम्ल, NaHCO3 या H2CO3, CO2 या H2O, CO2 तथा H2O, पायरुविक अम्ल तथा H2CO3। इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन, इनमें से कोई एक ऐसा बफर विलयन है जो हमारे रक्त के पीएच को 7.4 बनाए रखता है, मतलब नियत बनाए रखता है। वो कौन सा है, निशान लगा लीजिए, एक चूज कर लीजिए कोई सा। इसका सही आंसर है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक अम्ल। NaHCO3 और H2CO3 ये दोनों मिलकर के हमारे रक्त के पीएच को क्या करते हैं, नियंत्रित, मतलब 7.4 बनाए रखते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, रेडी हो जाइए निशान लगाने के लिए। ये आ गया, क्या बोला गया है, स्तनधारियों की RBCS में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होता है। स्तनधारियों की RBCS में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होता है। क्या वो सजीव भार का 40% होता है, क्या वो सजीव भार का 90% होता है, क्या वो सजीव भार का 34% होता है, क्या वो सजीव भार का कितने 50% होता है, यह हमें बताना है। ठीक, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन NCERT का, कि स्तनधारियों की RBCS में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होता है। सही आंसर चूज कर लीजिए, सजीव भार का 40, 90, 34 या 50%। निशान लगा लिया आपने। अगला क्वेश्चन, मतलब अगला जो हमारा आंसर आपके सामने आने वाला है वो है सेकंड नंबर, सजीव भार का 34%। ठीक,
स्तनधारियों की आरबीसीएस में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत क्या होता है बेटा? सजीव भार का 34% होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सजीव भार का 34% जो है वह क्या होता है? तो हम कहेंगे हीमोग्लोबिन की आरबीसीएस, मतलब आरबीसीएस में, स्तनधारियों की आरबीसीएस में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होता है? तो हम कहेंगे सजीव भार का 34%। इस बात को बिल्कुल आप दिमाग में सेट कर लीजिए, बहुत काम आने वाली है ये बात आपको पेपर में। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रुधिर का थक्का जमने में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? इस प्रश्न में भी बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं। रक्त का थक्का जमने में किसकी आवश्यकता होती है? के प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन, सी ए डबल प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन, एन ए प्लस, सी ए डबल प्लस, या फिर के प्लस और प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आप चूज करने वाले हैं? रुधिर का थक्का जमने में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? चूज कर लिए? तो मैं आपको बता दूं, रक्त के थक्का जमने की क्रिया जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है सी ए डबल प्लस। सी ए डबल प्लस खनिज आयन ना हो तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और इसके अलावा थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन यदि ये ना हो तो भी रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा बी। ठीक, यहां पर हो सकता है कुछ बच्चों ने के प्लस चुना हो, तो ये गलत है। के प्लस एक आयन है, ठीक है, जबकि हमें विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त के थक्का जमने के लिए। ठीक है, तो के प्लस गलत है यहां पर, और यहां पर भी गलत है। सही आंसर क्या होगा बेटा? सी ए डबल प्लस, याद रखिएगा। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर चुना होगा, हो सकता है, ठीक, लेकिन क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला था जिसमें आप इसमें और इसमें गलती कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, सर्दियों में कपकपी किस कारण से होती है? आपने देखा होगा कि सर्दियों में जब कभी हम गीले हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा जो शरीर है वो कंपन करता है, कपता है, ठंड के मारे कपता है। तो वो जो कपकपी आती है वो किसके कारण से होती है? क्या वो रैखिक पेशियों की ऐच्छिक क्रिया के द्वारा होती है? क्या वो अरैखित पेशियों की ऐच्छिक क्रिया के द्वारा होती है? क्या वो रैखित पेशियों की अनैच्छिक क्रिया के द्वारा होती है? क्या वो अरैखित पेशियों की अनैच्छिक क्रिया के द्वारा होती है? चूज कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। सही आंसर को चूज कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। सर्दियों में कपकपी किस कारण से होती है? रैखित पेशियों की ऐच्छिक क्रिया के कारण से, अरैखित पेशियों की ऐच्छिक क्रिया के कारण से, रैखित पेशियों की अनैच्छिक क्रिया के कारण से, या अरैखित पेशियों की अनैच्छिक क्रिया के कारण से? आपने अपना सही आंसर चूज कर ली होंगे, निशान लगा लीजिए। तो मैं आपको इसका सही आंसर दिए देता हूं। इसका सही आंसर जो है वो है रैखित पेशियों की अनैच्छिक क्रिया के कारण। आपने देखा होगा सर्दियों में हमारा पूरा शरीर गीला हो जाता है और कंपन पूरे शरीर में होता है, खास तौर से पैरों में और हाथों में। ठीक है ना, पैर और हाथ में पाई जाने वाली पेशियां कौन सी होती हैं? रैखित पेशियां। तो सही आंसर रैखित पेशी से रिलेट करेगा। इसका मतलब अरैखित पेशी वाला गलत है। हाथ और पैर में कंपन होता है सबसे ज्यादा। हाथ पैर में कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? रैखित पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब रैखित पेशियों की ऐच्छिक क्रिया, अब हम खुद से थोड़ी चाह रहे हैं कि हमारे हाथ पैर कपे, ऐच्छिक क्रिया थोड़ी है वो, तो कौन सी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। इसी कारण सही आंसर क्या होगा? सी। ये भी गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन, आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, ऑक्सीजन डेप्थ मतलब ऑक्सीजन ऋण, ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो आवश्यक होती है। ऑक्सीजन ऋण जो है, ऑक्सीजन डेप्थ, याद रखिएगा यहां पर अपने को बताया गया है ऑक्सीजन डेप्थ अर्थात ऑक्सीजन ऋण, ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो आवश्यक होती है किसके लिए? नंबर 1 पेशीय संकुचन के लिए, नंबर 2 पेशीय शिथिलन के लिए, नंबर 3 पेशीय रिकवरी के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। तो देखो, पेशियों को संकुचन या शिथिलन के लिए कभी भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। पेशियों के संकुचन और शिथिलन के लिए तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक संचित रहती है मायोग्लोबिन में, ठीक है ना। लेकिन जब कभी पेशियां बहुत ज्यादा थक जाती हैं कि उन्हें आवश्यकता से अधिक काम करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस रिकवरी को दूर करने के लिए हम कहेंगे, पेशियों में उस रिकवरी को दूर करने के लिए हमारी जो पेशियां होती हैं उनमें ऑक्सीजन ऋण की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर क्या होगा? पेशीय रिकवरी के लिए। ठीक, चूज कर लिया होगा आपने अपना आंसर। ईमानदारी से टिक लगाइएगा और फिर मैसेज कीजिएगा सर मेरे इतने नंबर आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत नहीं की जा सकती? हमारे शरीर में
ऐसी कौन सी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं जिनकी मरम्मत संभव नहीं है? ठीक, क्या वो यकृत कोशिकाएं हैं? क्या वो यकृत कोशिकाएं हैं? क्या वो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं? क्या वो अस्थि कोशिकाएं हैं? या फिर वो इपिडर्मल कोशिकाएं हैं? वो कौन सी कोशिकाएं हैं जिसके कारण से हमारे, हम कहेंगे, शरीर की जो मरम्मत है वो नहीं की जा सकती? यकृत, मस्तिष्क, अस्थि कोशिकाएं या एपिडर्मल? क्या ख्याल है आपका? निशान लगा लिया आपने? चलिए चलते हैं सही बताने के लिए। सही आंसर है मस्तिष्क कोशिकाएं। मस्तिष्क कोशिकाएं जो होती हैं इनकी मरम्मत बेटा नहीं की जा सकती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, ये देखिए, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्न को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये लीजिए, बड़ा हो गया। निम्न को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। स्पर्श किससे कनेक्ट होगा? गंध किससे कनेक्ट होगा? क्रेनियल तंत्रिका किससे कनेक्ट होगी? और मेडुला ऑब्लोंगेटा किससे कनेक्ट होगा? विचार कर लीजिए। स्पर्श किससे कनेक्ट होगा? स्पर्श, गंध, क्रेनियल तंत्रिका, मेडुला ऑब्लोंगेटा, नेजल एपिथेलियम, फोरामेन मैग्नम, सेंसरी, पेपिलिया, पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र। किसी एक सही को पहचान लीजिए, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। एक से पता नहीं चला तो दूसरे को देखना पड़ेगा। निशान लगा लिया? चूज कर लीजिए, क्या वो पहला होगा, क्या वो दूसरा होगा, क्या वो तीसरा होगा, या फिर वो क्या होगा बेटा, चौथा होगा। आपको ये देखना है, बताइए। चलिए इसका मैं सही आंसर आपको बता दूं। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि स्पर्श जो है, इसके लिए हमारे शरीर में सेंसरी पेपिलिया पाए जाते हैं, मतलब ऊतक पाए जाते हैं। गंध ज्ञान जो है वो नेजल एपिथेलियम के द्वारा होता है। क्रेनियल कपाल, क्रेनियल तंत्रिकाएं जो होती हैं वो होती हैं पेरिफेरल, पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड। ठीक, और यहां पर मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो फोरामेन मैग्नम से बाहर निकलता है और मेरुरज्जु में प्रवेश करता है। तो खाली इसको देख करके आप समझ सकते थे मेडुला ऑब्लोंगेटा, फोरामेन मैग्नम, डी का दूसरा। तो डी का दूसरा चेक कर लीजिए, ये मिल गया, ये सही आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसका डी नंबर देख करके ही हम समझ सकते थे, ये डी, डी सही आंसर मिलता और डी ही आंसर सही है। बताइए, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, तंत्रिका कोशिका के साइटोन में नेसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। यह क्षारीय वर्णकों से बंधुत्व दर्शाते हैं। ये ग्रेन्यूल्स बने होते हैं। इसका सही आंसर चुन लीजिए आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। नेसल्स कणिकाएं जो तंत्रिका कोशिका में पाई जाती हैं वो काय के बने होते हैं? क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया के बने होते हैं, कोशिका के उपापचय के, वसा के कणों के, राइबोसोम के? इसका सही आंसर, निशान लगा लिए होंगे आपने, सही आंसर है बेटा राइबोसोम। याद रखिएगा, नेसल्स कण जो होते हैं, तंत्रिका कोशिका का जो बड़ा भाग होता है कोशिका का, उसमें पाई जाने वाली छोटी छोटी कणिकाएं होती हैं, याद रखिएगा। और ये काय के बने होते हैं? तो हम कहेंगे प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, प्रोटीन का जो निर्माण है वो कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो राइबोसोम का विशेष योगदान इनके लिए है और ये प्रोटीन संश्लेषण में भी क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, निशान लगाते जाइएगा ईमानदारी से। ये एक और बहुत ही जोरदार क्वेश्चन आपके सामने, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से देख सकें।
ठीक है, यह भी एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तो सही उत्तर, सही विकल्प का चयन कीजिए। इस तरफ एपिथेलियल ऊतक दिए गए हैं, इस तरफ उनकी स्थिति दी गई और हमें पहचानना है। अब आप जल्दी से इसकी पहचान कर लीजिए, काम हमारा बन जाएगा। घनाकार त्वचा की एपिडर्मिस, पक्षयुक्त रुधिर वाहिनियों का आंतरिक स्तर, स्तंभित गॉल ब्लैडर की आंतरिक सतह, शल की फैलोपियन नलिका की आंतरिक सतह, कैरोटिनॉइड सेल की पैनक्रियाटिक नलिका का स्तर हमें पहचानना है। सही आंसर क्या होगा? क्या बच्चों आपने चुन लिया? क्या हो सकता है? बहुत ही ऐसे प्रश्नों में बड़ी क्रिटिकल स्थिति होती, लेकिन वही है कि किसी एक को यदि हम अच्छे से पहचान ले तो हम जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर मैं आपके सामने रखता हूं। अभी इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया था, शल्की पाया जाता है रक्तवाहिनियों में, तो डी का दूसरा, तो डी का दूसरा कहां दिया? ये देखो डी का दूसरा 2 जगह पे, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई सही है, बाकी 3 हमारे गलत हो जाते हैं। चलिए तो ये हुआ, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब दूसरा कोई मिलाएं अपन, एक तो सही हो गया। अब देखो ए को मिलाओ, ए का यहां पर दिया है, ए का दिया है तीसरा, ए का तीसरा मतलब गॉल ब्लैडर के आंतरिक सतह, और ए का दिया है 5वां पैनक्रियाटिक नलिका का स्तर, ठीक। तो ये भी हमें बता सकता है क्योंकि ये तो कॉमन है। इसके अलावा सी भी हमें बता सकता है। देखो ये तो कॉमन है भाई, ये नहीं बता पाएगा हमें उत्तर, ठीक है ना। ये भी कॉमन है, ये नहीं बता पाएगा, ठीक। या तो सी हमें आंसर देगा, सी जो कि कह रहा है सी का 5वां पैनक्रियाटिक नलिका का स्तर, और यहां पर सी कह रहा है तीसरे का तीसरा गॉल ब्लैडर की आंतरिक सतह, ठीक। तो इससे हमें सही जानकारी मिल जाएगी। जो स्तंभित प्रकार के जो होते हैं ना बेटा, स्तंभित प्रकार के, याद रखिएगा वो कहां पर पाए जाते हैं? वो गॉल ब्लैडर की आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पहले से भी हमें उत्तर मिल सकता था, ये भी सही दिया है, अग्नाशय की आंतरिक सतह पर पाए जाने वाले जो एपिथेलियल उपकला ऊतक होते हैं वो कैसे होते हैं? घनाकार होते हैं। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो देखो यहां पर कोई एक आपको करेक्टली पता है तो वो आपको कुछ ऑप्शन अलग अलग करके दे देगा, और फिर उसके बाद आप सही से अंदाजा लगा सकते हैं। उपकला ऊतक को याद करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन हमने बेसिक से इन चीजों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो यदि आप हमारे कोर्स से जुड़ेंगे तो इन सारी चीजों को बहुत आसानी से सीख जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही सरल है, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत आसानी से मिल सकते हैं। एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके सामने आया, आप देख सकते हैं, ये भी एनसीईआरटी को लेकर के दिया गया क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक। ये देखिए एनसीईआरटी से लिया गया। अब इसको पहचानिए, इसमें अपने को सही जोड़ी बनाने के लिए दिया गया है फिर से, और मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं और आते जरूर हैं। देखिए क्या दिया गया है, एडिपोज ऊतक, एक ही टॉपिक से बन जाएगा बहुत आसानी से। शल्की एपिथेलियन, हाइलिन कार्टिलेज, फ्लूइड संयोजी ऊतक। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए आप, क्या होगा इसका सही उत्तर? एडिपोज ऊतक। तो चलिए निशान आपने लगा लिया होगा, एक सही हमें मिल जाएगा आंसर। एडिपोज ऊतक जो है ये वसा का संग्रह करते हैं भाई। तो पहले का डी, पहले का डी कहां दिया देख लो, एडिपोज ऊतक डी का चौथा, डी का चौथा यहां पर दिया गया, एडिपोज ऊतक वसा का संग्रह, ठीक। इसके अलावा देख लीजिए शल्की एपिथेलियम, ये देखिए रक्तवाहिनी, बी का दूसरा, तो ये मिल गया, डी का चौथा, बी का दूसरा, ये आंसर सही, नो डाउट, क्लियर आंसर मिल गया अपने को, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से टिक लगा सकते हैं, लेकिन वही बेसिक नॉलेज अच्छा होगा तभी आप ये काम कर सकते हो। देखिए अंतर्विष्ट चक्रिकाएं कहां पाई जाती हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं समय को देखते हुए। अंतर्विष्ट चक्रिकाएं कहां पाई जाती हैं? क्या कंडरा में पाई जाती हैं वो? क्या वो धारीदार पेशियों में पाई जाती हैं? क्या वो आरेखित पेशियों में पाई जाती हैं? क्या वो हृदय पेशियों में पाई जाती हैं? वो कहां पाई जाती हैं? अंतर्विष्ट चक्रिकाएं कहां पाई जाती हैं?
तो अंतर्विष्ट चक्रिकाएं निशान लगा लीजिए आप, बहुत ही सिंपल। अंतर्विष्ट चक्रिकाएं एक ही जगह पे आप सुनते हैं और वो पाई जाती हैं कहां पर, हृदय पेशियों में, तो इसका डी नंबर सही है, बाकी कहीं नहीं पाई जाती। हमारे पूरे शरीर में अंतर्विष्ट चक्रिकाएं केवल कहां पाई जाती हैं, हृदय में पाई जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तरोत्तर उद्दीपनों के बीच विश्रांति की कमी के कारण होने वाले दीर्घकालिक पेशी संकुचन, इसका मतलब क्या होता है? हमसे पहले आप अपने उत्तर को चुन लीजिए। प्रश्न है उत्तरोत्तर उद्दीपनों के बीच विश्रांति की कमी के कारण होने वाले दीर्घकालिक पेशी संकुचन को हम क्या कहेंगे? मैं आपको हिंट नहीं दे सकता, हिंट दूंगा तो फिर काम बिगड़ जाएगा। मैं हिंट नहीं दे सकता आपको, क्योंकि चूज आपको करना है, बहुत आसान है। निशान लगा लिए होंगे आपने, ठीक है। चलिए, इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, टेटेनस। जब कभी क्या होता है, हम बहुत भारी काम या कसरत करते हैं तो लगातार हमारी पेशियों में संकुचन शीतलन की सूचना जाती है। तो जब लगातार हमारी पेशियों में क्या होता जाता है, लगातार हमारी पेशियों में जब संकुचन की घटना जाती रहती है तो पेशियां लंबे समय के लिए क्या हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं। इस स्थिति को नाम दिया जाता है टिटेनस। याद रखिएगा, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? टिटेनस कहा जाता है। आगे की ओर चलते हैं। तंत्रिका फाइबर का वह क्षेत्र जहां मेडुलरी शीथ अनुपस्थित होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन फिर से आपके सामने, एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन आपके सामने आया है जिसमें पूछा गया तंत्रिका फाइबर का मतलब तंत्र का वह क्षेत्र जहां पर मेडुलरी शीथ अनुपस्थित होता है, क्या कहलाता है? मेडुलरी शीथ अनुपस्थित होता है, क्या कहलाता है? क्या वो श्वान कोशिकाएं हैं, क्या वो स्वान नोड्स है, क्या वो निसेल्स ग्रेन्यूल्स है, क्या वो रेनवियर के नोड्स है? ठीक है, निशान लगा लिए। तो सही आंसर है रेनवियर के नोड। रेनवियर के नोड में मेडुलरी शीथ जो है वो क्या होता है बेटा? अनुपस्थित होता है, आवरण वहां पर अनुपस्थित होता है, ज्वाइंट होता है क्योंकि वहां पर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? चलिए, पूरे क्वेश्चन समाप्त हुए आपके, ठीक, आपके पूरे क्वेश्चन आज के समाप्त हुए। 25 क्वेश्चन का सेट था। अब आप अपने नंबर फटाफट गिन करके और मुझे बताइए कि सर हमारे इतने नंबर आए हैं। जो अच्छे बच्चे होंगे वो जरूर मैसेज करेंगे, और जो देखकर मैसेज नहीं करेगा उसके नंबर भी नहीं आने वाले पेपर में फिर ऐसे में, ठीक है ना? क्योंकि जो छिपाएगा मतलब उसके नंबर कम आ रहे हैं। सही बात है कि नहीं? हम समझ जाएंगे कि उनके नंबर कम हैं। हमारे जो ये टेस्ट हो रहे हैं, इन टेस्टों में जो बच्चा, याद रखिएगा, ये जो हम टेस्ट ले रहे हैं, इन टेस्टों में जो बच्चा कम से कम 15 से ऊपर नंबर लेके आएगा वो बच्चा 50-50 निकालने में सक्षम है, वो निकाल सकता है। लेकिन जिस बच्चे ने हर टेस्ट में 18 प्लस नंबर लेके आए, 18 या 18 प्लस, इसका मतलब ये है कि वो एग्जाम जरूर निकालेगा। ठीक, तो आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एमसीसी क्लासेस को, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको यदि ये अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। हम सभी स्टूडेंट से ये गुजारिश करते हैं कि आप हमें आगे बढ़ाने में मदद करें, हम निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ाएंगे। चलिए, मिलते हैं कल हम एक नए टेस्ट सीरीज को लेकर के, जो कि केमिस्ट्री का रहेगा, और आप सभी रेडी रहिएगा उसके लिए। ओके बच्चों, चलिए बाय बाय।